आदाब सामीन, एक मुलाकात सेक्शन में मैं हसीन बानो फिर हाजिर हूँ लेकर एक खास शख्सियत को। जी हाँ, हमारा ये प्रोग्राम जिस तरह से आप जानते हैं कि अदब से जुड़ा है और यहाँ होती है हुनर की बात। बिल्कुल सही आपने समझा, आज भी कुछ खास होगा क्योंकि हमारी इस मुलाकात में आज का जो हमारा मौजू है वो है मौसीकी कल, आज और कल। जितना हसीन ये मौजू है उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही ज़हीन और उतने ही बुजुर्ग हमारी आज की शख्सियत भी है। सामीन, कुछ लोग उनसे वाबस्ता भी हैं, उनको जानते भी हैं, और जो नहीं जानते उनको मैं उनका इस्माए गिरामी बता देती हूँ, जो सहाफत और मौसीकी की दुनिया में एक आफताब की तरह चमकते आ रहे हैं। उनका नाम है इकबाल खान साहब। जी हाँ सामीन, इससे पहले कि हम उनसे गुफ्तगू करें, आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और उन्हें कहते हैं आदाब। आदाब। इकबाल खान साहब, जैसे कि मैंने अभी कहा सामीन को कि हमारा आज का मौजू है मौसीकी कल, आज और कल। जी। और आपकी मौसीकी से भी और सहाफत से भी वाबस्तगी रही है। जी जी। आप ध्रुपद से ताल्लुक रखते हैं, तो मौसीकी आखिर है क्या? सबसे पहले हम ये सामीन तक बात पहुंचा दें तो मुझे लगता है कि हमारा जो मौजू है वो पूरी तरह सामीन को समझ आ जाएगा। देखिए, मौसीकी वैसे तो एक आर्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें मोटे रूप तौर पर कहें तो गाना बजाना या मौसीकी इसी को कहते हैं जी। लेकिन मौसीकी वो है जो हमारी रूह में उतर जाए और हमारी रूह को जो है एक खुशनुमा बना दे जी। उसको सुनने के बाद लोगों को लगे कि वाह क्या अच्छी चीज है जी। क्योंकि इसमें सूफी म्यूजिक जिसे हम कहते हैं वो उस मौसीकी को ही कहा जाता है। जी, जिस तरह से अभी आपने सूफी म्यूजिक का जिक्र किया तो हम शास्त्रीय संगीत को भी सुनते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बेसिकली तो वो कोई फर्क नहीं है जी, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में जो कंपोजिशंस गाए जाते हैं जी, वो सब अध्यात्म यानी कि देवी देवताओं से रिलेटेड होते हैं ज्यादातर, और जिनमें कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, जिन सब के ऊपर लेके कंपोजिशन ज्यादा होते हैं उसमें। तो इसलिए, और इस सूफी म्यूजिक में भी यही है जी। अपने जो पीर और मुर्शिद और अपने जो बुजुर्गान दीन हैं उनके कौल जी। कौल का मतलब बुजुर्गों की ने जो बातें कही हैं, अच्छी अच्छी बातें हमें बता के गए हैं जिंदगी जीने के लिए, तो वो जो कौल है उस कौल को गा के बयां करना उसको मौसीकी कहते हैं। सूफी म्यूजिक में कव्वाली ही मेन चीज है, वो तसव्वुफ से जुड़ा हुआ है जी। ये एंटरटेनमेंट या मनोरंजन की चीज नहीं है। तो जो सूफी म्यूजिक है उसका जो शक्ल है वो खत्म होती जा रही है। इसी तरह क्लासिकल में भी पहले क्लासिकल का बड़ा अच्छा वो था, शुरुआत जब हुई क्लासिकल म्यूजिक की मंदिरों से शुरू हुआ है जी। तो उसमें यह था कि पहले जो आर्टिस्ट होता था वो देवी देवताओं के मंदिर में मूर्ति के सामने बैठकर उसकी आराधना करता था सुरों के जरिए और अपना गायन करते थे जी। तो उसमें एक असर भी होता था गाने में, और आर्टिस्ट के पीछे होते थे सुनने वाले। जी, रूहानी होती है मौसीकी, अगर हम कहें तो गलत ना होगा, और खुदा से, ईश्वर से राब्ता कायम करने का ये एक जरिया है, उस तक अपनी बात, अपनी मुराद, अपनी दुआ पहुंचाने का एक तरीका है जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है जी। तो उस दौर में जब आपने तालीम हासिल की, आप शागिर्द थे, तो उस वक्त क्या सूरत थी? आज जब आप सिखाते हैं अपने शागिर्दों को तो आज क्या सूरत है? देखिए, जब ये हम लोग सीखते थे वो दौर दूसरा दौर था। उसमें ना सिर्फ हम अपने उस्तादों से संगीत ही की तालीम लेते थे मौसीकी की जी, बल्कि हमें कई चीजें सिखाई जाती थी जी। मौसीकी सिखाने से पहले ये हमारी एक तरीके से हमारा इम्तहान होता था सीखने वालों का, कि जो उस्ताद हैं उनका इम्तहान लेते थे। उनको बताते नहीं थे कि तुम्हारा इम्तहान चल रहा है, लेकिन वो उस प्रोसेस से उससे गुजरते थे, उसको गुजरना होता था। अब जैसे उस्ताद ने कहते कि जाओ जरा पानी भर के लाओ या ये मेरे कपड़े धो के लाओ जी, तो वो उसको आजमाते थे कि देखा ये उसका एटीट्यूड क्या होता है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है जी। अगर वो आसानी से सब काम कर लेता है, खुशी खुशी कर लेता है, तो वो उसको अपने म्यूजिक रूम में एंट्री देते थे, और एंट्री भी नहीं कि अपने पास बिठा देते, वो दरवाजे पर ही बिठा देते जी, ताकि उसका और परीक्षा होती थी, दूसरी परीक्षा के देखा ये जिसकी ये बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। तो क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक जो है बर्दाश्त करने की चीज है, बिल्कुल। तो उस वक्त के दौर में गुरु लोग, उस्ताद लोग जो होते थे बड़ी तरीके से सिखाते थे। खाली गाना ही नहीं सिखाते थे वो हमें, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से क्या पहनना है, अदब व आदाब किस तरीके से होते हैं। तो पूरा कल्चर यानी कॉम्पैक्ट कल्चर कहते हैं, वो हमें एक तरीके से अच्छा इंसान बनाते थे। के बाद फिर उसको, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये पब्लिक को डील करेगा, आर्टिस्ट बनेगा तो लोगों के बीच में जाएगा, उठेगा, बैठेगा, और अगर अच्छा आर्टिस्ट हो
और अगर अच्छा इंसान नहीं हो तो उसका अच्छा आर्टिस्ट होने का कोई मायने नहीं होता। बिल्कुल सही तो बात। ये इसलिए हमारे उस्ताद लोग जो है पहले सब चीजें सिखाते थे गाने के साथ साथ। जी। और आज जब आप अपने शागिर्दों को सिखाते हैं तो क्या वही सब चीजें आपको शागिर्दों में मिलती हैं जो आप में थी, वही बर्दाश्त? नहीं 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 नहीं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वाकई में जो सीखना चाहते हैं, वो बहुत कम लोग ऐसे हैं। कई आते हैं हमारे पास अपने बच्चों को लेकर भी आते हैं कि साहब मेरे बेटे को जो है वो उसका एग्जाम देना है, उसमें वो कंपटीशन में भाग लेगा। ये चलते हैं ना आजकल टीवी पर बहुत सारे कंपटीशन चलते हैं कि उसमें भाग ले रहा है तो इसको 15 दिन में कुछ सिखा दीजिए आप इसको। अच्छा। तो 15 दिन में तो क्या किसी को सिखाएंगे हमें तो आज सीखते हुए 50 साल हो गए, हमने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने म्यूजिक आता है जी। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी 15 दिन में कैसे होगा। तो आप ये देखिए कि अभी तो बहुत टाइम वक्त लगता है, हमें वक्त लगा था और अभी तो हम भी सीख रहे हैं। तो वो उसको उल्टा ले जाते हैं, वो ले जाते हैं अरे अच्छा अभी तो आप ही खुद ही सीख रहे थे, फिर क्या सिखाओगे फिर आप। अच्छा। ये और नहीं, सही कहा आपने कि सीखने की जो ललक है वो तो है आज के दौर में, मगर उसके लिए जो वक्त देना चाहिए वो वक्त आज के शागिर्द नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें हर चीज जल्दबाजी में चाहिए, हर चीज बहुत जल्दी चाहिए। आजकल एक चीज और हो गई ना, वो कैरियर ओरिएंटेड लाइफ, यानी अपनी जिंदगी को बनाने के लिए वो उसके लिए हमें तो अपनी जिंदगी बनानी है आगे जाके, और बस वो कमाना है और बड़ा आदमी बनना है कि ये गाड़ी बंगला वो सब हो जाए। लेकिन वो जो असली पढ़ाई जो होती है वो इन चीज़ों के लिए नहीं होती है। ये तो डिग्रियों के लिए चीज़ अलग है कि आप अपनी डिग्री ले लें और अपने सब काबिल बन जाएं, लेकिन काबिलियत इन डिग्रियों से नहीं आती है, वो तो बड़ी मुश्किल से आती है वो, इसलिए उसको तो बड़ा जीना पड़ता है एक तरीके से। बिल्कुल, मौसीकी एक साधना है सामीन, बिल्कुल सही कहा इकबाल खान साहब ने। और आप सुन रहे हैं 101.2 FM ऑल इंडिया रेडियो और प्रोग्राम है एक मुलाकात। तो अगला सवाल मेरा आपसे यही है इकबाल खान साहब कि जब आज का दौर है उसमें आप देखते हैं कि जो मौसीकी के सूरत चल रही है या मौसीकी को जो लोग गा रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, जो अल्फाज लिख रहे हैं जिन्हें वो गाते हैं, तो उनमें क्या वो रूहानी ताकत है जो पहले हुआ करती थी? नहीं साहब, रूहानी ताकत तो अब एक तरीके से खत्म ही है, क्योंकि ना तो उस तरीके के अशार कहे जाते हैं जी, होते भी हैं तो वो तवज्जो नहीं दी जाती उनके ऊपर, उनकी अदायगी में तवज्जो नहीं दी जाती, ना उस तरीके का म्यूजिक है जी। कई लोग सवाल कर लेते हैं कि साहब पहले म्यूजिक में जो है वो ये होता था कि साहब चिराग जल जाया करते थे गाने से, जी। असर होता था म्यूजिक में, बरसात हो जाया करती थी, ये सब चीजें हो जाया करती थी। ये बेशक हो जाया करती थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती थी, ये सब होती थी, लेकिन करने वाले चाहिए थे, वो डेडिकेशन चाहिए, वो साफ सफाई साफ गोई सूफियत आप में होनी चाहिए, आप में इंसानियत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तभी जाके होता है, वरना जब चाहो जब ऐसा हो जाए ऐसा कभी नहीं होता जी। और उस जमाने में होता था क्योंकि वो आर्टिस्ट खुद ईमानदार होते थे, वो अपनी आर्ट के फॉर्म में इतने खोए हुए रहते थे कि उनके उसके अलावा कुछ नहीं रहता था, और ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं था उनके पास, अपना म्यूजिक था और ईमान था बस, और उसी को वो इस तरीके से करते थे कि वो असर था उसमें। बहुत अच्छी बात आपने कही इकबाल खान साहब। तो कितने तरह की होती है मौसीकी, इस पर आप कुछ रोशनी डाल पाए? देखिए मौसीकी तो सुर होते हैं वो तो जी, और तरह तो कई तरीके की मौसीकी होती है, लेकिन बेसिकली तो सुर होते हैं, 7 सुर हैं जी। बाहर के जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, वहाँ का जो म्यूजिक है, वहाँ की मौसीकी जो है उसमें भी 7 सुर ही हैं, हमारे यहाँ भी 7 सुर हैं जी। लेकिन उनकी अदायगी किस तरीके से होती है, वो 7 सुरों को लेकर ये सारी पूरी मौसीकी बंधी हुई है जी। अब ये है कि क्लासिकल म्यूजिक हो गया, लाइट म्यूजिक हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, मौसीकी के सूरतें अलग अलग हो गई, हाँ अलग अलग है, फॉर्म अलग अलग है, गाना बजाना अलग अलग है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन है मौसीकी, वो संगीत वही है। तो एक वक्ती भी होता है मौसीकी कि इस वक्त ये आप सुर लगा सकते हैं, इस वक्त आप ये सुर नहीं लगा सकते, तो वो क्या चीज है? आजकल की जो जनरेशन है ना, वो इस चीज को नहीं मानती जी, कि साहब जिस राग का जो टाइम है, जो वक्त है गाने का, अपन कहते थे ना कि साहब क्या बेवक्त का राग गा रहा है यार जी जी, क्या बेवक्त की राग अलाप रहा है। तो उस वक्त ये था कि आप जैसे मालकौंस अगर रात को गाना है तो आपको रात को ही गाना होता था, ये नहीं कि क्योंकि साहब दिन में सुबह 11 बजे या 12 बजे आप मालकौंस गा रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चलता था बुजुर्गों में, पुराने कलाकारों में, और उसीलिए उसमें असर भी होता था जी। दिन के 12 बजे मालकौंस गाएंगे तो वो गा तो लेंगे, लेकिन एक जो रूहानियत होनी चाहिए ना उसमें, वो नहीं बन पाती है। अच्छा, और इसमें भी एक और है कि क्लासिकल म्यूजिक जो है हमारा, जो भारतीय संगीत है, मौसीकी जो है हमारे हिंदुस्तान की,
उसमें एक टाइमिंग सर्किल है जी। रागों का, एक सर्किल बना हुआ है टाइमिंग्स का कि कौन सा राग कितने बजे से लेके कितने बजे के बीच गाया जाता है और कौन सा राग कितने बजे से लेके कितने बजे के बीच गाना चाहिए। पहले के ज़माने में सुनते हैं कि जो हकीम लोग होते थे, वैद्य लोग होते थे जी। वो पेशेंट को, मरीजों को ये कहते थे दवा के साथ साथ कि आपको ये दवा दी जा रही है, लेकिन आप जो है सुबह उठ के भैरव राग सुनिए। अच्छा। सुबह 3 घंटे 2 घंटे या 1 घंटे जैसे भी टाइम मिले आपको, और दोपहर में जो है वो सारंग का कोई प्रकार सुनिए। जिस तरह से 3 टाइम की दवा दी जाती है ना जी जी। और दवा लेने के बाद ये राग सुनिए आप, ताकि उनको सुकून मिले और बीमारी में फायदा भी पहुंचता है उससे। और रात के वक्त या शाम के वक्त यमन शाम को आप गाइए या सुनिए या गाइए अगर आप आर्टिस्ट हैं तो ये सुनना, वक्त पे काम होना, वक्त पे ही म्यूजिक का सारे काम होना, ये एक तरीके से एक पूरे सिस्टम को बताता है। क्योंकि एक पूरा तरीके से हमारा जो एक जैसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व जी, पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और कुदरत ने हमें हर चीज वक्त के हिसाब से चलानी सिखाई भी है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम और फिर रात। उसी तरीके से हमें जिंदगी को भी अपनी जीना चाहिए। यही जो पैगाम है वो हमारी मौसीकी भी देती है, बशर्ते कि हम उसको समझ पाए। अभी आपने बात की राग की, तो क्या आप बताएंगे जो लोग म्यूजिक इस वक्त सीख रहे हैं कि राग कितने होते हैं? नहीं, देखिए वैसे तो 6 राग 36 रागनियां मानी जाती हैं और उसी में सारा ताना बाना है जी। उन्हीं रागों में से जैसे एक पेड़ होता है, उसके बड़ा पेड़ होता है, वट वृक्ष जिसे कहते हैं, बड़ा पेड़ होता है, उसमें से टहनियां निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। तो इसी तरीके से रागों में से भी उनके ठाट होते हैं, 10 ठाट होते हैं जी। जैसे 10 फैमिलीज हैं, रागों की 10 फैमिलीज हैं जी। तो वो ठाट कहलाती हैं। उनमें भी अलग अलग जिनके बच्चे होते हैं, जैसे किसी किसके बच्चे हैं, इतने बच्चे इतने, इसके बच्चे इतने, इसके बच्चे इतने। तो इस तरीके से ये उसका सिस्टम चला आ रहा है रागों का। तो उसमें से ठाट में से एक ठाट अगर ले लिया, तोड़ी ठाट ले लिया, तो उसमें से कितने ठाट और निकलते हैं। अच्छा। तो उस तरीके से सारा ये सिस्टम है उसको बनता है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा पूरा खानदान है, पूरा पेड़ है, जी, 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 उस तरीके से ही मौसीकी का एक अपना खानदान बना हुआ है, अगर मैं कहूँ तो। और उसी को लेकर हमें सीखना होता है। उनकी जो बारीकियां हैं वो अपने जहन में उतारनी होती है। जो सुर जिस राग में लगता है उसको उसी राग में लगाना पड़ता है, उसी तरह से सुर लगाना पड़ता है। अगर आपने कोई दूसरा सुर उसमें लगा दिया तो फिर वो आपका राग जो है बेराग हो जाएगा जी। तो इसीलिए बहुत ध्यान से, आसान चीज नहीं है संगीत, मौसीकी जो है बहुत आसान चीज नहीं है। लोगों ने इसको आसान बना दिया है, लेकिन ये आसान नहीं है। उसको बहुत ध्यान से इसको गाना बजाना पड़ता है इसको। जैसे अभी हम बात करें, इस वक्त शाम का वक्त है, तो इस वक्त कौन सा राग होता है और वो अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें अगर। नहीं, देखिए इस वक्त तो ये तो जो राग है वो तो है अपने ये मधुवंती है और मुल्तानी है जी। ये रागे हैं इस वक्त की। तो इस वक्त और उसके थोड़ी देर बाद जब अपन शाम हो जाती है तो उसमें यमन का टाइम फिर हो जाता है जी, जब सूरज डूब जाता है। जी हाँ, जब यमन एक ऐसा राग है जो क्लासिकल म्यूजिक में शाम को यमन और सुबह भैरव जी। तो जो उस्ताद लोग होते हैं वो अपने शागिर्दों को इन्हीं रागों का ज्यादातर रियाज करवाते हैं ताकि वो उनको उसका मालूमात हो सुबह और शाम की। और सुबह ये राग है तो ये है, शाम को ये, और उसी में से फिर अलग अलग राग निकलते रहते हैं। ये है उसका एक हमारा यमन जैसा राग है क्लासिकल म्यूजिक में। तो आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में यमन राग छाया हुआ है। अच्छा। इतने गाने हैं यमन में, इतने गाने हैं कि पूरा ज्यादातर गाने यमन में ही हैं जी। अब जैसे वो है मन रे तू काहे ना धीर धरे रे निर्मोही मोह न जाने इनका रूप धरे मन रे तू काहे ना धीर धरे। तो ये इसमें ये भी है और भी बहुत सारे गाने हैं यमन में, एक नहीं हजारों गाने मतलब में हैं। देखो तो जिस तरह से हम लोग या हमारी जो आज की पीढ़ी है वो फिल्मी जगत से वाबस्ता है पूरी तरह से, और वही गीत संगीत म्यूजिक अपनी जिंदगी में उतारती भी है। और आपने जिस तरह से कहा कि ज्यादातर जो गीत संगीत है फिल्मी जगत में वो यमन से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर गाने मुकेश जी से गवाए जो गए हैं, लता जी से, रफी साहब से, ये रफी साहब का ही गाना था गाया हुआ। तो ये सब यमन जो है ज्यादातर यूज में आता है मतलब फिल्मों में। उसकी कोई खास वजह कि ये इजी है या ये बहुत जल्दी असर करता है अपना? दोनों ही बातें हैं इसमें। देखिए ये इजी भी है, राग तो वैसे इजी नहीं होता जब तक कि आप उसको साधोगे नहीं, तब तक
लेकिन उसका इसमें असर बहुत है, इसमें इन रागों में जो है असर होता है, तो उससे वक्त पे गाएंगे मैंने जैसा बताया तो उसका असर और भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा असर होता है इसमें। जी सामीन, हम बात कर रहे हैं इकबाल खान साहब से और हमारा आज का मौजू है मौसीकी कल, आज और कल, और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। इकबाल खान साहब, आने वाला जो दौर है और अभी जो हम देख रहे हैं मौसीकी की दुनिया का, तो आप क्या उम्मीद रख रहे हैं कि जो आज के बच्चे हैं वो इस हमारे मौसीकी की जो दौलत है, जो अनमोल हमारे पास ऊपर वाले ने दी है, हमारे बुजुर्गों ने दी है, उसे कहाँ तक ले जाएंगे और क्या उसकी शक्ल वही रहेगी या बदल जाएगी? देखिए, आज की जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, म्यूजिक को बड़ा लगन से के साथ कर रहे हैं जी। लेकिन उनके साथ में एक चीज और जुड़ गई है, वो है रोटी रोजी। बिल्कुल। तो अब वो रोटी रोजी को देखें या म्यूजिक को इसी तरीके से देखें, उनके लिए बड़ा वो एक पशोपेश में है वो, क्योंकि पुराने उस्ताद लोग होते थे, उनके लिए तो राजा महाराजाओं की तरफ से सारी चीजें फैसिलिटीज थी जी। उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। अपने उनको बस सिर्फ ये कहा जाता था कि आप तो गाइए बजाइए और मस्त रहिए, बिल्कुल, अपने आर्ट फॉर्म को जिंदा रखिए। ये नहीं था कि भाई रोटी रोजी का सवाल है या क्या है, तो उनको तो राजा महाराजा सब देते थे जी। लेकिन अब आजकल की जनरेशन, उनकी परेशानी उनके लिए साथ में ये है कि वो इसको गाना बजाना करें, रियाज के टाइम उनका जो अगर है तो, और उनका तो सुबह उठ के जाना, जल्दी भागना है, तो वो रियाज करें या इस चीज का रियाज करें, तो वो ये इसमें है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो दीवानगी के हद से गुजर जाते हैं, वही कामयाब होते हैं। तो ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आज की जनरेशन जो है अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनको अगर अभी कुछ बनना है, कुछ करना है, तो थोड़ा सा अभी और डेडिकेशन और थोड़ा सा उनका पैट्रोनिज्म सरकार की तरफ से भी उनको होना चाहिए, जिससे कि वो अपने इन चीज़ों में अच्छी तरह से अपने काम को अंजाम दें। बिल्कुल सही बात आपने कही इकबाल खान साहब जी कि हुनर को जिंदा रखने के लिए हमें जिंदगी भी जीनी है और हुनर को भी साथ रखना है, तो कुछ हमारी भी कोशिशें होंगी, कुछ हमारे मुआशरे की भी होंगी, कुछ हमारे मुल्क की भी होंगी, तभी जो है हमारा हुनर भी कायम रह सकेगा और जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं वो भी साथ हमारी आने वाली नस्लों को मिल पाएंगी। सही है। जो मौसीकी का कल, आज और कल आपने तीनों देख रहे हैं, अपने नजरिए से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौसीकी का कल जो था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना स्वर्ण युग जी, वो सोने का जमाना था वो इस तरीके से, और इतना अच्छा माहौल था उस वक्त का। माहौल का मैंने देखी हैं ऐसी कॉन्सर्ट्स, ऐसे प्रोग्राम्स के मतलब सुनने वाले जो है अपने उसमें ऐसे खो जाया करते थे कि उनको अपना मतलब उसमें जैसे कोई उनको लगता कि उन्होंने कुछ पा लिया हो, और इस तरीके से म्यूजिक होता था। इसी तरह से क्लासिकल वाले जब गाना बजाना करते थे, तो अब देखिए कि ऑडियंस कोई रोती थी, मतलब खुशी के मारे। उनको इतना अच्छा जो उनको फीडबैक मिलता था म्यूजिक से, तो उनको इतना अच्छा लगता था और इतना सब वो बड़ा उनकी कदर भी करते थे कलाकारों की, आर्टिस्ट की। दूसरी बात ये कहूँगा, आर्टिस्टों में भी पहले जो था वो बात नहीं रही, क्लासिकल म्यूजिक वालों में भी खास तौर से। पहले ये था कि कोई आर्टिस्ट अगर अपना प्रोग्राम दे रहा है और दूसरा आर्टिस्ट उसके बाद वाला जो है वो उनको भी प्रोग्राम देना है, तो पहले प्रोग्राम दे रहे आर्टिस्ट का गाना बजाना सुनने के लिए बाकायदा वहाँ जाते थे ऑडिटोरियम में और उसको सुनते थे, पहले आर्टिस्ट को उसको अप्रिशिएट करते थे। आजकल तो पता ही नहीं पड़ता कि कौन तो आगे चला गया, कौन आगे, किसका नंबर किसका है, कौन आया कौन गया, कुछ पता नहीं। पहले के लोग तो सुनते थे, उनको तारीफ करते थे, अच्छा होता था तो, और अगर कोई गलती होती तो उसको अकेले में जाके बताए भी थे कि देखो बेटा तुमने ये गलती की है, इस तरीके से। तो ऐसा माहौल था उस वक्त का। आजकल तो आप किसी को कह भी नहीं सकते कि साहब आपने ये क्या किया और आपने क्यों गाया, और वो तो आपसे नाराज हो जाएगा और वो आपसे झगड़ा करने लग जाएगा कि आप कौन होते हैं बताने वाले। तो आजकल तो बड़ा परेशानी ये है आजकल के म्यूजिक में। हालांकि अच्छे आर्टिस्ट हैं, सब कुछ सही है, लेकिन अगर किसी को कोई बताता है ना आजकल के दौर में, तो वो उसको बेवकूफ़ ही माना जाता है, ये क्यों ज़बरदस्ती अपने आप कैसा कह रहे हैं। तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, लोग टोक देते थे, हाथ पकड़ के कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो। जी, आजकल हर कोई अपने आप को मुकम्मल समझ बैठा है। जी, सबसे बड़ी बात है। हाँ, जो सीखने की हमारी उम्र कोई नहीं है, जिस तरह से हम सभी सुनते आए हैं और कहते भी आए हैं, लेकिन इस पर कौन अमल कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इकबाल खान साहब जी, मैं आपसे एक और सवाल, अभी जो इवेंट हैं वो सूफी म्यूजिक और शास्त्रीय संगीत के बहुत कम होते हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो उनके जो सुनने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता। तो क्या ये ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि ये जो हुनर है वो लोगों तक पहुंचता रहे, और उसके लिए क्या
हमें और क्या हमारे मुआशरे को और क्या हमारे मुल्क की सरकारों को करना चाहिए? इसकी सबसे पहले तो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको इसके गौर फिक्र उनको करना चाहिए कि वो जो गा बजा रहे हैं वो उसको अच्छी तरह खुद भी समझते हैं कि नहीं, कि वो क्या गा रहे हैं, क्या नहीं गा रहे हैं, क्या चीज़ कहाँ गानी चाहिए, कहाँ नहीं गानी चाहिए। अब वो उनको पता ही नहीं कि कौन से कॉन्सर्ट में, कौन से प्रोग्राम में क्या गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, कुछ पता नहीं होता उनको। लेकिन बस वो चल रहा है, बस वो सूफी म्यूजिक के नाम से चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, बस वो एक तरीके से सूफी म्यूजिक हो रहा है। लेकिन ये फैशन हो गया एक तरीके से कि जिसको देखो मैं सूफी म्यूजिक गा रहा हूँ, सब सूफी म्यूजिक कर रहे हैं। लेकिन सूफी म्यूजिक इतना आसान नहीं है। तो अब यही है कि इन चीज़ों को बड़ा समझना पड़ेगा, आर्टिस्टों को भी और ऑडियंस को भी। आजकल का जो शोर शराबे वाला म्यूजिक है ना, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। जबकि इसका असली म्यूजिक का मतलब जो मायने हैं मौसीकी के, वो ये है कि आपके दिल को सुकून मिले। इसमें शोर शराबा हो हल्ला होता है तो अच्छा, आजकल ये वो पहली चीज़ हो गई कि अगर आपका प्रोग्राम सक्सेस हुआ, कि साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो कि साहब शोर मचाइए ज़ोर ज़ोर से, तालियां क्लैपिंग कीजिए, सीटियां बजाइए, तब जाके पता पड़ेगा कि साहब आपका प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ। जबकि ये कितनी गलत बात है। इसको पहले के ज़माने में वैसे लोगों को बाहर निकाल दिया करते थे ऑडिटोरियम में से, कि अगर किसी ने सीटी बजाई भी दी तो बहुत बड़ी बात मानते थे कि इन्होंने सीटी कैसे बजा दी मेरे। तो आज अगर सीटी बजाओ तो कहते हैं आपका प्रोग्राम सक्सेस, सीनियर तो बजी नहीं यार, आपका प्रोग्राम तो सक्सेस हुआ ही नहीं यार। तो ये चीज़ें हैं, तो ये ऑडियंस को भी समझना होगा, आर्टिस्ट को भी समझना होगा, और ख़ासतौर से जो मौसीकी के प्रोग्राम्स के जो आयोजक हैं उनको भी ये समझना होगा कि आयोजकों को बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके के प्रोग्राम हमें जो है ये वहाँ पेश करवाने चाहिए, कौन से आर्टिस्ट, किस तरीके के आर्टिस्ट को कहाँ पेश करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बड़ा मायने रखता है। उसके लिए बड़ा सबसे ज़रूरी है आपको एक्सपीरियंस होना, आपको तजुर्बात होने ज़रूरी है ज़िंदगी के। वो अलग अलग तरीके के अगर आपको तजुर्बात नहीं होंगे मौसीकी को लेके या कुछ और, अब दिल्ली से आपने बात की थी लिटरेचर की, तो अब लिटरेचर में आजकल जो लिखा जा रहा है वो भी ऐसा ही है, बहुत कहाँ अच्छा लिखा जा रहा है जी। लेकिन चल रहा है बस वो उसके हिसाब से, ना तो अच्छी तरह लिखा जा रहा है बहुत तरीके से जैसा होना चाहिए, और ना ही अच्छे तरह से गाना बजाने में हो पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि वक्त करवट लेता है, तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएं, और दुआ करते हैं अल्लाह से कि और भी अच्छी हो जाएं, वरना तो मुझे लगता नहीं कि इतना आसान है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो आने वाला मौसीकी का कल है वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन होगा। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो जनरेशन है उसको भी काम करना चाहिए, और जो इदारे हैं उनको भी काम करना चाहिए। और जहां तक मैं आपकी बात से, गुफ्तगू से समझ पाई कि इदारे और कायम होने चाहिए, और सभी को अपने दिल से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक हुनर है, और हुनर जो है अदब से जुड़ता है, अदब से वाबस्ता होता है, और अदब का ही अदब करना जरूरी है। सामीन, यही बात आज की इस गुफ्तगू की आखिरी बात है, मगर हम इकबाल खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी हमें बातें मौसीकी के मुतालिक बताई, और सामीन आप तक भी वो पहुंची। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग इस मौसीकी की दुनिया से जुड़े हैं इस बात को समझेंगे कि कहाँ पर क्या करना है। तो इकबाल खान साहब, आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बस हम तो कहते हैं कि मौसीकी जो है हमारे जो दुनिया की, हमारे मुल्क की मौसीकी ये है, ये दिनों दिन तरक्की करते रहे, दिन रात तरक्की करती रहे, और लोग इसका जो है लुत्फ उठाते रहें, और एक खुशनुमा माहौल बनता रहे, क्योंकि माहौल बनाने में मौसीकी का बहुत बड़ा हाथ है जी। मौसीकी का और लिटरेचर का। ये जो है कि दुनिया को जोड़ने के लिए जी, अपने मुल्क को जोड़ने के लिए, एक दूसरे को जोड़ने के लिए मौसीकी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से एक ब्रिज का काम करते हैं, ब्रिज का काम करती है, एक पुल है ये, जिससे कि हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें पूरा माशरा, पूरा समाज सब इससे जुड़ा रहता है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग जुड़े रहें, अच्छा म्यूजिक करते रहें, अच्छा म्यूजिक सुनते रहें। सबको मेरी तरफ से खास जैसे कहने चाहिए कि शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और अपना इतना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया।